पिछले लेक्चर में हम ओवर करंट रिले के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस लेक्चर में हम डिस्टेंस रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस रिले डिस्कस करने से पहले हम यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन के बारे में जानेंगे। यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन क्या है? यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन एक इक्वेशन है, टॉर्क का इक्वेशन है, जो कि किसी भी रिले के लिए एप्लीकेबल है। इस यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन का उपयोग करके हम डिस्टेंस रिले को डिस्क्राइब करेंगे। तो इसलिए पहले हम यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन के बारे में जानते हैं। जो यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन है, उसमें टॉर्क का जो इक्वेशन है वो इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, T = K1I² + K2V² + K3VI cos थीटा माइनस टाउ प्लस K। यह एक जनरल टॉर्क का इक्वेशन है जो किसी भी रिले के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए इसका नाम यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन है। इस एक्सप्रेशन में T टॉर्क है, I जो है वो करंट है, V वोल्टेज है और थीटा जो है वोल्टेज और करंट के बीच एंगल है। टाउ जो है इसको टॉर्क एंगल कहा जाता है और K जो है वो स्प्रिंग टॉर्क है और K1, K2, K3 ये आपका कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस इक्वेशन में थीटा जो है वो आपका फेज एंगल बिटवीन V एंड I, वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल है। टाउ जो है वो टॉर्क एंगल है और K जो है वो स्प्रिंग टॉर्क है। By assigning plus or minus sign to some of the terms and letting other be zero, and sometimes and adding some terms having a combination of voltage and current, the operating characteristics of all the relay can be obtained। यानी इस यूनिवर्सल टॉर्क रिले इक्वेशन में प्लस और माइनस साइन असाइन करके और कुछ टर्म्स को जीरो करके या कुछ नए टर्म्स को ऐड करके किसी भी रिले का कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल रिले टॉर्क इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन में किसी पर्टिकुलर रिले के लिए हो सकता है कि K1 का वैल्यू 0 हो और किसी पर्टिकुलर रिले के लिए K2 का वैल्यू 0 हो, किसी के लिए है जो प्लस की जगह पे माइनस साइन अप्लीकेबल हो। तो यह एक जनरल टॉर्क का इक्वेशन है और इस इक्वेशन की मदद से हम डिस्टेंस रिले को डिस्क्राइब करेंगे। अब हम लोग डिस्टेंस रिले के बारे में डिस्कस करते हैं। ए डिस्टेंस रिले इज वन whose operation is based on measurement of impedance, reactance or admittance of the line between the location of the relay and fault point। यानी डिस्टेंस रिले एक ऐसा रिले है जिसका की ऑपरेशन रिले और फॉल्ट पॉइंट के बीच इम्पीडेंस या रिएक्टेंस या एडमिटेंस पे डिपेंड करता है। तो ऐसे रिले को डिस्टेंस रिले कहा जाता है। जो डिस्टेंस रिले हैं उसका ऑपरेशन रिले और फॉल्ट पॉइंट के बीच के इम्पीडेंस या रिएक्टेंस या एडमिटेंस पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस रिले इज क्लासिफाइड एज, डिस्टेंस रिले 3 प्रकार के होते हैं, इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले और मो रिले। बारी बारी से हम तीनों रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इम्पीडेंस रिले। From the universal torque equation, putting K3 = 0 and giving negative sign to voltage term, it becomes, यानी कि जो हमारा यूनिवर्सल टॉर्क रिले इक्वेशन है उस इक्वेशन में अगर K3 के जगह पर हम 0 पुट करें, साथ ही साथ जो वोल्टेज वाला टर्म है उसको अगर निगेटिव में लिखा जाए तो जो टॉर्क का इक्वेशन है वो हमें मिलेगा T = K1I² - K2V²। यानी जो वोल्टेज वाला टर्म है उसको निगेटिव में लिखा गया है और K3 को 0 किया गया है और स्प्रिंग टॉर्क को नेगलेक्ट कर दिया गया है। तो हमें जो टॉर्क का इक्वेशन मिला वो हो गया K1I² - K2V²। दिस मीन्स ऑपरेटिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कॉइल एंड द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क बाय द वोल्टेज कॉइल। तो उस इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि जो I² वाला टर्म है K1I², ये टर्म पॉजिटिव में है, यानी कि ऑपरेटिंग टॉर्क जो है वो करंट कॉइल के कारण
प्रोड्यूस हो रहा है। और जो सेकंड टर्म है जो माइनस में है K2V², तो ये माइनस साइन होने का मतलब है कि ये रीस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जो रीस्ट्रेनिंग का मतलब कि अपोजिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, और यह टॉर्क जो है वो वोल्टेज कॉइल के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहने का मतलब है उस इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो करंट कॉइल के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, और जो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क है वो वोल्टेज कॉइल के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। which means that impedance relay is a voltage restrained over current relay। और इसका मतलब यह हुआ कि जो इम्पिडेंस रिले है वो वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले है, क्योंकि जो टॉर्क का जो इक्वेशन है वो है आपका K1I² माइनस K2V²। तो चूँकि ये रीस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, माइनस में है, रीस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि अब वोल्टेज के कारण, ये वोल्टेज कॉइल के कारण ये रीस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए ये जो रिले है, इम्पीडेंस रिले है, वो वोल्टेज रीस्ट्रेंड, और ये जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो करंट कॉइल के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए इसको, ये आपका ऑपरेटिंग टॉर्क है, और चूँकि ये करंट कॉइल के कारण प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए इसको ओवर करंट रिले कहेंगे। यानी कि हम उस इक्वेशन से ये कह सकते हैं कि जो इम्पीडेंस रिले है वो वोल्टेज रीस्ट्रेंड ओवर करंट रिले है। और यह पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पॉइंट पूछा जाता है कि इम्पीडेंस रिले किस प्रकार का रिले है, वोल्टेज रीस्ट्रेंड ओवर करंट रिले है या करंट रीस्ट्रेंड ओवर वोल्टेज रिले है। इस प्रकार से ऑप्शंस होते हैं। फॉर ऑपरेशन ऑफ द रिले द ऑपरेटिंग टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन द रीस्ट्रेनिंग टॉर्क। और रिले को ऑपरेट होने के लिए जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज़्यादा होनी चाहिए। और इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर रिले को ऑपरेट होना है, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ रिले, K1I² शुड बी ग्रेटर देन K2V², जहाँ K1I² जो है वो आपका ऑपरेटिंग टॉर्क है और K2V² जो है ये आपका रीस्ट्रेनिंग टॉर्क है। तो रिले को ऑपरेट होने के लिए ये आपका ऑपरेटिंग टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से। तो यहाँ पे हम ये जो करंट वाला टर्म है इसको हम राइट हैंड साइड में करेंगे, वोल्टेज के से इस साइड में करेंगे, और K2 को लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, V2² बटा V²/I² इज लेस देन K1/K2। उस एक्सप्रेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं जहाँ V एंड I आर वोल्टेज एंड करेंट क्वांटिटीज फेड टू रिले, जहाँ V और I जो है वो वोल्टेज और करंट है जो कि रिले में सप्लाई दिया गया है। तो यहाँ से हम V/I के जगह पे हम Z पुट कर सकते हैं, यानी वोल्टेज और करंट का रेशियो इम्पीडेंस होता है, तो इसके जगह पे हम इम्पीडेंस पुट कर सकते हैं। तो V²/I², इसके जगह पे हम Z² कह सकते हैं इसको, यानी कि हम कह सकते हैं कि Z² शुड बी लेस देन K1/K2। और यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे हम कह सकते हैं कि जो इम्पीडेंस है वो होना चाहिए लेस देन √K1/K2, जहाँ K1/K2 एक कांस्टेंट है और ये डिजाइन इम्पीडेंस है, यानी कि इस रिले का इम्पीडेंस इस K1/K2 के रेशियोस के अनुसार डिजाइन किया जाता है। और जब रिले का जो फॉल्ट पॉइंट और रिले के बीच का जो इम्पीडेंस है वो इस डिजाइन इम्पीडेंस से अगर कम होता है तो हमारा रिले ऑपरेट करता है, अदरवाइज ऑपरेट नहीं करता है। This means that the impedance relay will operate only if the impedance seen by relay is less than the pre-specified value। कहने का मतलब है कि Z is less than √K1/K2। कहने का मतलब ये है कि रिले तभी ऑपरेट करेगा जब फॉल्ट पॉइंट और रिले के बीच का जो इम्पीडेंस है वो प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू यानी डिजाइन वैल्यू से, यानी √K1/K2 के वैल्यू से कम हो, तब यह रिले आपका ऑपरेट करेगा। और मैक्सिमम जो इम्पीडेंस हो सकता है रिले को ऑपरेट करने के लिए वो हो सकता है Z = √K1/K2। ये मैक्सिमम इम्पीडेंस का वैल्यू होगा जो जहाँ पर क्या रिले ऑपरेट कर सकता है, इससे ज़्यादा होने पे रिले ऑपरेट नहीं करेगा। यह फिगर इम्पीडेंस रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और इम्पीडेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्पीडेंस रिले का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको VI डायग्राम पे दिखाया गया है इसमें, जहाँ एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे करंट को दिखाया गया है। तो VI डायग्राम पे इम्पीडेंस रिले का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, और जब इम्पीडेंस का वैल्यू इस स्ट्रेट लाइन से, इस वैल्यू से कम होता है तो आपका रिले जो है वो ऑपरेट नहीं करता है, और जब इसका वैल्यू इससे ज़्यादा होता है तो ये रिले ऑपरेट करता है। इस फिगर में इम्पीडेंस रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स को RX डायग्राम पे दिखाया गया है, जिसमें कि एक्स एक्सिस पे रेजिस्टेंस को दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे रिएक्टेंस को दिखाया गया है। तो जब इम्पीडेंस रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स को RX डायग्राम पे ड्रॉ किया जाता है तो यह एक सर्किल आता है, और इसका जो रेडियस है, इस सर्किल का जो रेडियस है वो आपका इम्पीडेंस का वैल्यू होता है। और अगर रिले और फॉल्ट के बीच जो इम्पीडेंस है उसका वैल्यू अगर इस सर्किल के अंदर है तो ये रिले आपका जो है वो ऑपरेट करता है, और इसके बाहर अगर, इस सर्किल के बाहर अगर रिले और फॉल्ट पॉइंट के बीच का इम्पीडेंस है तो ये रिले ऑपरेट नहीं करता है। सिंस द ऑपरेशन of the relay is independent of the phase relation between V and I, the operating characteristic is a circle and hence it is a non-directional relay। चूँकि जो रिले का ऑपरेशन है वो वोल्टेज और करंट के बीच के फेज एंगल से ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक RX डायग्राम पे जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक सर्किल होता है, और इसलिए यह जो रिले है यह एक नॉन डायरेक्शनल रिले है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इम्पीडेंस रिले एक नॉन डायरेक्शनल रिले होता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रिएक्टेंस रिले। इन दिस रिले द ऑपरेटिंग टॉर्क इज ऑब्टेन्ड बाय करंट एंड द रीस्ट्रेनिंग टॉर्क ड्यू टू करंट वोल्टेज डायरेक्शनल एलिमेंट। यानी रिएक्टेंस रिले में जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो करंट के कारण प्रोड्यूस होता है, और जो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क है वो करंट वोल्टेज डायरेक्शनल एलिमेंट के कारण प्रोड्यूस होता है। दिस मीन्स ये रिएक्टेंस रिले इज ए ओवर करंट रिले विथ डायरेक्शनल रिएस्टेंट। इसका मतलब है कि जो रिएक्टेंस रिले है वो एक ओवर करंट रिले है विथ डायरेक्शनल रिएस्टेंट, क्योंकि जो डायरेक्शन यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन में जो VI वाला जो टर्म है वो आपका निगेटिव में होता है, यानी ये आपका जो टॉर्क है ये रिएस्टेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और ये डायरेक्शनल टर्म है। तो चूँकि डायरेक्शनल जो टर्म है उसके कारण रिएस्टेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, और जो करंट कॉइल है उसके कारण आपका ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए जो रिएक्टेंस रिले है वो एक ओवर करंट रिले है विथ डायरेक्शनल रिएस्टेंट। द डायरेक्शनल एलिमेंट इज सो डिजाइंड दैट इट्स मैक्सिमम टॉर्क एंगल इज 90 डिग्री। यानी कि जो डायरेक्शनल एलिमेंट है उसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है कि जो मैक्सिमम टॉर्क एंगल है टाउ उसका वैल्यू 90 डिग्री हो। तो जो यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन है उसमें टाउ की जगह पे 90 डिग्री अगर पुट किया जाए तो जो टॉर्क का इक्वेशन है वो आपको हो जाएगा K1 I1 स्क्वायर माइनस K3 VI cos थीटा माइनस टाउ। इस रिएक्टेंस रिले के लिए जो K2 वाला जो टर्म है वो 0 होता है। तो यहाँ से जब हम इसको टाउ की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू K1 I स्क्वायर माइनस K3 VI cos थीटा माइनस 90 डिग्री, और cos थीटा माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू होगा आपको साइन थीटा। इसलिए जो टॉर्क का इक्वेशन है वो हो गया आपको रिएक्टेंस रिले के लिए K1 I स्क्वायर माइनस K3 VI साइन थीटा। इस लेक्चर में जहाँ भी K1 K2 K3 लिखा हुआ है ये आपका K के सफिक्स में 1 है, और K2 में K के सफिक्स में 2 है, और K3 में K के सफिक्स में T है। तो जो आपका टॉर्क का इक्वेशन आया वो आया K1 I स्क्वायर माइनस K3 VI साइन थीटा। फॉर द ऑपरेशन ऑफ द रिले को ऑपरेट होने के लिए जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए। जो टर्म निगेटिव में है वो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क है, और जो पॉजिटिव में है वो ऑपरेटिंग टॉर्क है। तो ऑपरेटिंग टॉर्क जो है वो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए, यानी K1 I स्क्वायर
शुड बी ग्रेटर देन K3 VI sin थीटा। रिले को ऑपरेट होने के लिए ऑपरेटिंग टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं VI/I²। इस I² को हम राइट साइड में कर दिए तो लिख सकते हैं VI/I² sin थीटा शुड बी लेस देन K1/K3। और यहाँ से आपका एक I कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा V/I sin थीटा, और V/I को हम Z लिख सकते हैं, इम्पीडेंस, यानी लिख सकते हैं पूरे, इतना पूरे के बदले हम लिख सकते हैं Z sin थीटा शुड बी लेस देन K1/K3। और Z sin थीटा को जो है इसी को रिएक्टेंस कहा जाता है, तो इसके जगह पे हम रिएक्टेंस पुट कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि रिले को ऑपरेट होने के लिए जो रिएक्टेंस है वो शुड बी लेस देन K1/K3। K1 और K3 के रेशियो से रिएक्टेंस का वैल्यू कम होगा तो रिएक्टेंस रिले आपका ऑपरेट करेगा। दिस मीन्स फॉर द ऑपरेशन ऑफ द रिले रिएक्टेंस सीन बाय द रिले शुड बी स्मॉलर देन रिएक्टेंस फॉर विच रिले हैज बीन डिजाइन। यानी कि रिले को ऑपरेट होने के लिए, रिएक्टेंस रिले को ऑपरेट होने के लिए जो फॉल्ट और रिले के बीच का रिएक्टेंस है वो इसके डिजाइन किए गए रिएक्टेंस से कम होना चाहिए। इस फिगर में रिएक्टेंस रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स को RX डायग्राम पे दिखाया गया है, जहाँ ये डिस्टेंस जो है ये आपका K1/K3 का ये मैग्नीट्यूड के बराबर ये डिस्टेंस है। और अगर जो रिएक्टेंस है फॉल्ट और रिले के बीच का जो रिएक्टेंस है वो अगर इस मैग्नीट्यूड से यानी K1/K3 के मैग्नीट्यूड से अगर कम होता है तो रिले आपका ऑपरेट करता है, और अगर ये रिएक्टेंस का वैल्यू इससे ज़्यादा होता है, K1/K3 के वैल्यू से ज़्यादा होता है, तो रिले आपका ऑपरेट नहीं करता है। द रेजिस्टेंस कंपोनेंट ऑफ द इम्पीडेंस हैज़ नो इफेक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑफ द रिले। रिएक्टेंस रिले के ऑपरेशन में जो इम्पीडेंस का जो रेसिस्टिव कंपोनेंट होता है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट रिस्पॉन्ड्स ओनली द रिएक्टेंस कंपोनेंट ऑफ द इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का जो रिएक्टेंस कंपोनेंट होता है उसी को ये सिर्फ रिएक्टेंस रिले रिस्पॉन्ड करता है। जो इम्पीडेंस है वो आपका रेजिस्टेंस और प्लस रिएक्टेंस का कम्बिनेशन होता है, तो जो रिएक्टेंस रिले है वो आपके रेजिस्टेंस पार्ट से इंडिपेंडेंट होता है। अब हम लोग मोर रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। इन दिस रिले द ऑपरेटिंग टॉर्क इज ऑब्टेन्ड बाई द VI एलिमेंट। VI एलिमेंट कहने का मतलब है कि वो डायरेक्शनल एलिमेंट, एंड द रिस्ट्रेनिंग टॉर्क ड्यू टू द वोल्टेज एलिमेंट। यानी कि मोर रिले में जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो VI एलिमेंट के कारण प्रोड्यूस होता है, जो कि था आपका K3 के साथ था K3 VI और cos थीटा माइनस टाउ, यानी इस टर्म के कारण आपका जो है वो ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, और जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है वो आपका वोल्टेज एलिमेंट के कारण प्रोड्यूस होता है, जो कि K2 इंटू V² था। तो ये आपका इसमें निगेटिव होता है, और जो आपका K1 है वो 0 होता है। दिस मीन्स ए मोर रिले इज ए वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले। यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मोर रिले है वो एक डायरेक्शनल रिले है और वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले है, क्योंकि जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क है वो वोल्टेज के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए यह वोल्टेज रिस्ट्रेंड रिले है। साथ ही साथ जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो VI एलिमेंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, यानी डायरेक्शनल एलिमेंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसको ये डायरेक्शनल रिले है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि मोर रिले किस प्रकार का रिले है, वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले या करंट रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले, इस प्रकार से ऑप्शंस होते हैं। फ्रॉम इन्वर्सल टॉर्क इक्वेशन, इन्वर्सल टॉर्क इक्वेशन में अगर K1 के जगह पे 0 पुट किया जाए और जो K2 वाला टर्म है उसको अगर निगेटिव में रखा जाए तो जो आपका टॉर्क का इक्वेशन है वो होगा K3 VI cos थीटा माइनस टाउ माइनस K2 V²। कहने का मतलब है कि ये आपका जो है ये ऑपरेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और इसको डायरेक्शनल एलिमेंट कहते हैं। VI cos थीटा माइनस टाउ जो है ये डायरेक्शनल एलिमेंट है, और ये आपका वोल्टेज कॉइल के कारण प्रोड्यूस होता है। तो चूँकि ये रिस्ट्रेनिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए जो आपका ये रिले है वो वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले है।
तो जो टॉर्क का इक्वेशन हुआ K3VI cos थीटा माइनस टाउ माइनस K2V स्क्वायर। रिले को ऑपरेट होने के लिए जो ऑपरेटिंग टॉर्क है वो रीस्टेनिंग टॉर्क से ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए ये आपका जो ऑपरेटिंग टॉर्क है K3VI cos थीटा माइनस टाउ इसको शुड बी ग्रेटर देन K2V स्क्वायर। ये आपका रीस्टेनिंग टॉर्क है, तो इससे ज़्यादा होना चाहिए रिले को ऑपरेट होने के लिए। तो इसको जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो लिख सकते हैं V स्क्वायर बटा VI, इस VI को हम राइट साइड में कर लिए, शुड बी लेस देन K3/K2 इंटू कॉस थीटा माइनस टाउ। और यहाँ से हम आपका यहाँ एक भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा सिर्फ V बटा आई, और V बटा आई को हम यहाँ पे इम्पिडेंस लिख सकते हैं। तो Z शुड बी लेस देन K3/K2 cos थीटा माइनस टाउ। दिस characteristics when drawn on an admittance diagram is a straight line passing through the origin। यानी कि इस इक्वेशन को अगर मोर रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर एडमिटेंस डायग्राम पे ड्रॉ किया जाए तो यह एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि ओरिजिन से पास करता हुआ होता है। एंड इफ ड्रॉन ऑन इम्पिडेंस डायग्राम इट इज ए सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्पिडेंस डायग्राम पे प्लॉट किया जाए तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक सर्किल होता है, और जो सर्किल है वो ओरिजिन से पास करता हुआ सर्किल होता है। इस फिगर में मोर रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स को RX डायग्राम यानी कि इम्पिडेंस डायग्राम पे दिखाया गया है। K2 और K3 के वेरियस वैल्यू के लिए ये अलग अलग सर्किल्स आपको कैरेक्टरिस्टिक्स प्राप्त होंगे, और सारे सर्किल जो हैं वो ओरिजिन से क्रॉस करते हैं। तो ये आपका मोर रिले का कैरेक्टरिस्टिक्स है। द रिले ऑपरेट्स व्हेन द इम्पिडेंस सीन बाय द रिले फॉल्स विद इन दिस सर्किल। यानी कि मोर रिले ऑपरेट करता है जब जो हॉल्ट और रिले के बीच का जो इम्पिडेंस है वो इस सर्किल के अंदर होता है, तो ये रिले ऑपरेट करता है। द रिले इज इनहेरेंटली डायरेक्शनल सो दैट इट नीड्स ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट्स विच मेक्स इट फास्ट ट्रिपिंग फॉर फॉल्ट क्लियरेंस। यानी कि यह जो रिले है, मोर रिले जो है वो एक डायरेक्शनल रिले है, और इसलिए इसमें ओनली वन पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट की आवश्यकता होती है, एक पेयर कॉन्टैक्ट्स की आवश्यकता होती है, जिसके कारण कि फॉल्ट क्लियरेंस के लिए जो है ये फास्ट ट्रिप करता है। एंड रिड्यूसेस द VA बर्डन ऑन द करंट ट्रांसफार्मर, और करंट ट्रांसफार्मर पे जो है बर्डन को भी ये रिड्यूस करता है। अब हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन ऑफ द डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं उसके बारे में। पहला है इम्पिडेंस रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन। जो मीडियम लेंथ के ट्रांसमिशन लाइन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पिडेंस रिले का प्रयोग किया जाता है। और जो मीडियम लेंथ के ट्रांसमिशन लाइन है वो 80 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर इस रेंज के ट्रांसमिशन लाइन को मीडियम रेंज ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, मीडियम लेंथ ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। सेकंड है रिएक्टेंस रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन्स। यानी कि जो रिएक्टेंस रिले है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, और जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है वो आपके 80 किलोमीटर डिस्टेंस तक के ट्रांसमिशन लाइन को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। तीसरा है मोर रिले। मोर रिले इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्शन के लिए मोर रिले का प्रयोग किया जाता है, जो कि डायरेक्शनल रिले है, बाकी दोनों रिले नॉन डायरेक्शनल रिले है। और 160 किलोमीटर से ऊपर के लेंथ के ट्रांसमिशन लाइन को लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हमने डिस्टेंस रिले के बारे में स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।